नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राम मंदिर डोनेशन लूट कांड के बाद पहली बार अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो रही है, जिसमें कि जो इस्तीफे दिए गए हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा के, उन इस्तीफों को स्वीकार करने की पूरी संभावना है और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, नए ट्रस्ट के कंस्टिट्यूशन का रास्ता साफ होगा, उसमें कौन से नए सदस्य जुड़ेंगे, महासचिव कौन होगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब बहुत ही साफ है इस पूरे लूट कांड में कि जो सदस्य की लापरवाही दिख रही है या फिर जिस तरह से लूट हुआ, तो फिर इतनी देरी इस ट्रस्ट की मीटिंग में, उसके बाद बाकी जो कार्रवाई होने में, इस्तीफे स्वीकार किए जाने में इतनी देरी क्यों? सवाल ये है कि जब सब कुछ एसआईटी जाँच के बाद जिस तरह से लूट कांड के जो आरोपी हैं, जो इस समय जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, उन सब से एक तरह से प्रमाण मिल चुके हैं कि इसमें लूट हुई है। उसके बाद ये इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुज़रना पड़ रहा है राम मंदिर के अनुयायियों को? तो इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है? जिस तरह से जॉन ब्रिटा ने गृह मंत्री से माँग की है कि इसको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, ताकि एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे उसके कामकाज में। इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशोवर्धन आज़ाद साहब, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। इसके अलावा सुनील शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं यशोवर्धन जी आपसे कि जो आज की प्रक्रिया हो रही है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो चंपत राय का इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जब इतना सब कुछ साफ है, तो इतने 1 महीने से सामान्य जो प्रक्रिया होती है उसमें तो अब तक कोई भी लूट-कांड होता तो ये उसके जो सारे आरोपी होते जेल में होते और उन सब के ऊपर ट्रायल चल रहा होता, कम से कम इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में होता। यहाँ पर 1 महीने लग गए बैठक बुलाने में, बैठक की औपचारिकताएँ पूरा करने में। ये जो सारी प्रक्रिया है वो संदेह के दायरे में इसलिए आती है क्योंकि शुरुआत ही इसकी बिल्कुल ही एक संदेह की परिधि में हुई है। चाहे आप उस एसआईटी का गठन देखें, चाहे आप इतनी बड़ी विवेचना जो मल्टी करोड़ स्कैम की है, वो एक थाने कर रहा है, जबकि हम छोटी-छोटी चीज़ों में सीबीआई और ईडी को लगाते हैं। अभी तक ईडी ने पता नहीं केस रजिस्टर किया है या नहीं किया है, ये भी नहीं मालूम है। जबकि लॉन्ड्रिंग के बारे में साफ स्पष्ट है कि पैसे की लॉन्ड्रिंग की गई है। ये देखिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है ट्रस्ट की मीटिंग हो, नहीं हो। सबसे पहले सेंटर द्वारा ये ट्रस्ट का निर्माण किया गया। इस ट्रस्ट को पहली सूचना के बाद ही इसे भंग कर देना चाहिए था। इस ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्रा जी हैं जो खुद एक बात कर रहे हैं कि अब एक सीईओ बना देना चाहिए। शायद खुद बनना चाहते हों, मुझे नहीं मालूम। 3 अदर उसमें आईएएस अधिकारी हैं, जिससे साफ पता लगता है कि शासन से इस ट्रस्ट की नज़दीकी कितनी ज़्यादा है। इसके बाद जो अन्य लोग हैं वो धार्मिक लोग हैं, लेकिन कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं जो कि वीएचपी वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में और दूसरी बात जहाँ तक आपने आरटीआई की है, ये तो सारा पैसा ही लोगों का है। जब पैसा लोगों का हो, डोनेशन लोगों द्वारा दिया जा रहा हो, सेंटर ने एक ट्रस्ट बनाया हो, तो सवाल ही नहीं होता कि वो आरटीआई के परिधि में कैसे नहीं आए। बिल्कुल आना चाहिए उसे। और ये मामला फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट हमें ये भी बताता है कि हम फुटपाथ पे चल सकते हैं या नहीं, हम साँस ले सकते हैं या नहीं। तो जब यू नो अब स्थिति ये इतनी हास्यास्पद हो गई है, लेकिन दुखद है कि एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अब आप नए-नए सूचनाएँ और समाचार पत्रों में छापकर आप लोगों का जो एक्चुअल ये उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं बेसिकली। अभी तक केस में मल्टी करोड़ स्कैम में कितने आपको 7-8 आदमी मिले हैं? कितना पैसा मिला है? 1 करोड़ के अंदर मिला है। जबकि आपने ये देखा होगा कि 7-8 महीने के सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं और ऑडिट के हिसाब से ऑडिट से ये बू आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। 70 बार ये पता लगा है कि उसमें चोरी की कोशिश की गई है। तो इसमें तत्काल उसे भंग करके सारे जो 40 लोग संबंधित हैं, उनके लिए एक एक सीबीआई द्वारा या तो विवेचना करानी चाहिए थी, नहीं तो सीबीआई से एक अफसर लेकर एक टास्क फोर्स गठित करना चाहिए था, जिससे कि एक साथ इतने लोगों का इंट्रोगेशन हो सके।
फॉरेंसिक एविडेंस लिया जा सके और इतने सारी चीज को क्रॉस क्वेश्चन कर सके और सबूत एक एक सिस्टमैटिक वे में इकट्ठा किया जाए। तो वो न करके अब ये इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, इसका कोई उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। जो चंपत राय, मुझे मालूम नहीं ये पॉडकास्ट करने गए थे पुलिस थाने में या इंट्रोगेशन के लिए गए थे, क्योंकि इससे कोई सूचना तो मिलती नहीं है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कोई भी चीज एक राष्ट्रीय मैप पे आ जाए और उसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल इतना ज्यादा हो लोगों के बीच में, सिर्फ श्रद्धालु लोगों के बीच में नहीं लेकिन पूरे भारतीयों के बीच में, कि राम मंदिर ट्रस्ट जिसमें सब लोगों की आस्था थी उसमें चोरी हो जाए, उसके बारे में कम से कम सरकार को हर दूसरे दिन किसी एक जिम्मेवार व्यक्ति को आके एक प्रेस वार्ता करनी चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को आश्वासन देना चाहिए कि जांच एक पर्टिकुलर दिशा में चल रही है, सही चल रही है, लोग इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। क्या एक थाना इतनी बड़ी जांच कर सकता है जहां मल्टी स्क्रोर स्कैम है? और ये जानकारी एसआईटी भी चल रही है और थाना भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद पहलू है इस जांच का, और मैं नहीं समझता कि ऐसी जानकारी से कुछ भी हमें कुछ सहायता मिल रही है। चंपत राय जी रिजाइन करें या नहीं करें, हमें तो इंटरेस्ट ये है कि चंपत राय जी ने किया है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। तो उसके बारे में ना बताते हुए अब ये बता रहे हैं ट्रस्ट बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हमें क्या मतलब ट्रस्ट बने या नहीं बने। हमें तो चोरी से मतलब है कि लोगों ने जो दान दिया है वो हमें वापस मिलना चाहिए। यही हमारा एक मूलभूत प्रश्न है सरकार से। सुनील शुक्ला जी, जो आजाद साहब की जो बात कह रहे हैं कि पूरे महीने 1 महीने से ये ट्रायल चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से ना तो कोई ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन जनता के नाम जारी हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सदस्यों ने पिछले 2-3 दिनों में अपनी-अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने एक तरह से साफ तौर से वो दिखता है कि ट्रस्ट के अंदर किस तरह की पॉलिटिक्स है। यानी कि अपने को बेदाग साबित करते हुए उन्होंने कुछ लोगों की तरफ इशारा किया है। तो एक तरह से ट्रस्ट के अंदर की पॉलिटिक्स भी उनसे दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि वो आपस में जो भी पॉलिटिक्स हो, ट्रस्ट की तरफ से कोई औपचारिक बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद की जाती है, सरकार के कई सारे उसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में हैं, उनकी तरफ से कोई बयान हो। वीएचपी ने जो बयान और कुछ इंटरव्यू दिए आलोक कुमार ने, उससे ये दिखता था कि वो चंपत राय को बचाने में लगे हुए हैं, कि चंपत राय का इसमें कोई रोल नहीं है या फिर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का पालन किया। अब जो स्थिति बन रही है कि आरएसएस की तरफ से जो बयान 2 दिन पहले आया ओसवाले साहब की तरफ से, उससे उन्होंने दिखाया कि भई काफ़ी जब दबाव पड़ा तो उनकी तरफ से बयान आया। तो एक तरह से पूरा जो जिसको लगता है कि मिला-जुला खेल वहाँ पे जिस ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद की जानी चाहिए थी, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई, कम से कम चोरी की घटना आने के बाद भी। धन्यवाद अनिमेश जी। जितने लोगों के बयान की आपने चर्चा की, किसी के बयान में भी इस चोरी को लेके कोई बात कही गई है, इस डकैती को लेके कोई बात कही गई है? हसबोले साहब ने क्या बोला है? हसबोले साहब के बयान से तो साफ साफ ये लगता है कि जिन लोगों ने इस चोरी पे कोई वक्तव्य दिया है वो उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, कि वह हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मतावलंबियों को बदनाम करने की साजिश है। ये उनका बयान है। आलोक कुमार जी क्या बोल रहे हैं? ये इस घटना से लोगों को आघात लगा है, लेकिन आघात लगाने वाले कौन है? बयान देने वाले। उन्होंने क्या कहा? दोनों विपक्ष के तमाम नेताओं के नाम लिए कि इनकी जांच होनी चाहिए। जो ट्रस्ट के लोगों ने जो बयान दिया, किस कौन सा व्यक्ति है जो ट्रस्ट इस चोरी को लेकर के कोई बात किसी के लिए कहना चाहता है या इस प्रक्रिया पर किसी को जिम्मेदार किसी को ठहराना चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चंपत राय, जिसका नाम आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, उनको बचाने का प्रयास न कर रहा हो। चंपत राय इस्तीफा देंगे तो कहां किस पद से इस्तीफा देंगे? ट्रस्टीशिप से इस्तीफा देंगे कि महासचिव पद से इस्तीफा देंगे? अभी तो ही साफ नहीं है। नहीं, अब तो उसमें और जो एक पोजीशन आई है कि महासचिव के पद से इस्तीफा होगा, ट्रस्टी के तौर पे तो वो बने रहेंगे। अब क्या मतलब फिर इसका? फिर इसका मतलब क्या है? और क्या कोई ट्रस्ट है? अगर महासचिव पद से आप हट जाएंगे तो आप जाके टोम्बेक्टू में काम करेंगे। अगर ट्रस्टी बने रहेंगे तो ट्रस्ट का दायरा तो वही मंदिर ही है।
भाई मान लीजिए कि आप किसी पुलिस के बड़े अफसर को जिले के चार्ज से हटा देते हैं तो ठीक, किसी और जगह चार्ज दे देंगे, लेकिन ट्रस्ट का दायरा तो मंदिर ही है केवल। अगर आप मंदिर के ट्रस्टी बने रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मंदिर में प्रभावी रहेंगे आप, और व्यवहारिक रूप से आप प्रभावी रहेंगे। ये जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो कोई ट्रस्टी थोड़े हैं, ट्रस्ट में काम करते थे, ट्रस्ट के बड़े लोगों का उनके ऊपर अधस था, जो चाहते थे वो कर लेते थे। यही तो हो रहा है। हाँ, और आप एक घटना बता दीजिए, एक घटना जिसके बारे में ट्रस्ट ने कभी भी कोई साफगोई से बात कही हो। जमीन चोरी के आरोप लगे, ट्रस्ट के किसी सदस्य ने कोई बात कही, मकान निर्माण कार्य में कमीशनखोरी का आरोप लगे, ट्रस्ट के किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, दोनों सरकारों के किसी व्यक्ति ने कोई बात कही? कभी नहीं कही। ट्रस्ट के गठन को ही आप देख लीजिए, ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है, इसका गठन कुछ लोगों ने मिलकर नहीं किया है, संविधान में संसद ने पारित कानून के तहत किया गया है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, गृह मंत्रालय का प्रस्ताव है। और क्या यह ट्रस्ट किसी रूप में सरकारी नजर आता है आपको? संगठन के विशेष के लोग इसके में नहीं है तो और कौन लोग हैं? कोई इतिहासकार है, कोई आर्कियोलॉजी को जानने वाला व्यक्ति है, कोई ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है, कोई भारतीय संस्कृति और परंपरा का अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति, कौन लोग हैं इसमें? तो आप इसके गठन से लेकर के आज तक कोई भी घटनाक्रम बताइए जिसमें पारदर्शिता रही हो। और उसके बाद आप अगर आप आइए आरटीआई से बाहर रखने की बात, आरटीआई से कोई अकेली संस्था है क्या जो बाहर से है? क्या आप पीएम केयर फंड आरटीआई के अंतर्गत है? आपको जवाब आपको मिलेगा। वो तो सीएजी के प्रीव्यू से बाहर है। इसी सरकार ने कानून बनाया। जो ये कानून इलेक्टोरल बॉन्ड का था, क्या वो आरटीआई के दायरे में था? वो तो कानून में ही लिखा गया था, किसी को नहीं बताया जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी दानकर्ताओं के नाम छिपाने के लिए कितने प्रयास किए गए। तो पारदर्शिता न रखना इस सरकार की कार्यशैली में शामिल है, ये केवल यहाँ नहीं है। और लगातार आरोप इस चढ़ावे की चोरी को लेकर के लगातार आरोप लग रहे हैं। हर बात कही जा रही है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है। ट्रस्ट की तरफ से जो पहली बार बात कही गई, यही चंपत राय की तरफ से, तो उन्होंने खारिज कर दिया था, कहीं नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। इसी ट्रस्ट के ऑडिट करने वालों ने आज से कुछ दिनों पहले एक अपनी रिपोर्ट दी थी, और पैसे की गणना, उसको जमा कराना, पैसे के संग्रह को लेकर के कुछ एसओपी की सलाह दी थी। क्या हुआ उसका? क्या सलाह दी गई थी उसी के बारे में कौन सी बात कही गई? आज एक नया बयान आ गया है किसी का, जो राजस्थान का पत्थर आपूर्ति करता है। उसने कहा कि मैंने कहा था कि आपको मैं मुफ्त में पत्थर दूंगा, आप ढुलाई करा लीजिए और आप लेके जाइए। उससे कम कीमत के पत्थरों की बड़ी रसीदें बनवाई गई। वो व्यक्ति कह रहा है, सरेआम कर रहा है, खुले आसमान के नीचे कर रहा है। और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप कोई हमने आपने किसी ने नहीं लगाया, ट्रस्ट के अंदर काम करने वालों ने आरोप लगाया। अगर महिपाल सिंह ने कहा कि पैसे की गिनती में, गणना में, उसको जमा कराने में हेरफेरी हुई है, तो वह महिपाल वहां पे काम कर रहे थे, वो ट्रस्ट के व्यक्ति थे, वो संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति, क्योंकि वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संघ की पृष्ठभूमि के अलावा हो। आप कहीं ऐसे ही किसी को विज्ञापन निकाल करके आपने उनकी भर्ती नहीं की है, तमाम तरह की आपने जांच परख की है। ये जो वर्मा जी है, दीनानाथ वर्मा जी, वो भी वहीं पर काम कर रहे थे निर्माण कार्यों में, जिन्होंने कमीशनखोरी का आरोप लगाए हैं, और भी संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। हुआ क्या? सवाल है ना कि कभी भी किसी स्तर पर ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता नहीं रही, ट्रस्ट के चयन को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं रही, सरकार का संरक्षण रहा। और आज भी इतने घटनाक्रम में कोई, आप सोचिए कि अगर आप अपनी चोरी को का खुलासा करना चाहते हैं तो किसके पास जाएंगे आप? थाने में जाएंगे ना, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस ही तो पहली इकाई है जहां जो जांच करती है, क्या और कोई करता है? आईपीसी सीआरपीसी के नियम में क्या है? और एक मान्य परंपरा तो ये कि आपके घर में कोई आपराधिक घटना हुई तो तत्काल पुलिस को सूचना दीजिए। क्या आप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री को बताने जाएंगे? ये कोई प्रक्रिया होती है क्या? स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। तो कार्यशैली से ही अपना लगा सकते हैं, आप इसका आकलन कर सकते हैं कि इस घटनाक्रम के पर्दाफाश के बजाय
दोषियों को चिन्हित करने के बजाय कुछ लोगों को बचाने की कोशिश शुरू से ही रही है और अभी भी है। आजाद साहब, जब जब कोई भी एक छोटी-सी भी कोई यूनिट है, नोएडा में कोई एक अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करता है जिसमें कि 20-25 लोग, 50 लोग, 100 लोग जहाँ पे काम करते हैं, वो मैन पावर जो लेता है, वो किसी न किसी कंपनी से लेता है, उसका एक तरीका होता है। जो बड़ी कंपनियाँ हैं, तो उनका तो एक पूरा प्रोसेस है। उनका जो पास्ट बैकग्राउंड है, उसको चेक करने के लिए कंपनी हायर होती है, जो कि उनका पास्ट बैकग्राउंड चेक करती है। एचआर से पुरानी कंपनी में जहाँ पे आपने काम किया उनके एचआर से संपर्क किया जाता है। यहाँ पर इतनी बड़ी ट्रस्ट जो लाखों करोड़ों जो अनुयायी हैं, जो आस्था और जिसको लेकर पूरा राम मंदिर आंदोलन चला, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी सबने मिलकर किस पेचीदगियों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से निकलकर ये मंदिर बना। वहाँ पर जब मैन पावर हायर किए गए, तो कोई किसी का जानने वाला है, उसको हायर कर लिया गया। मैं चंपत राय को जानता हूँ जी, चंपत राय ने 5 आदमी रख लिए। मैं जी गोविंद गिरी हूँ, मैंने 5 आदमी अपने घुसा दिए। मैं जी फलाना अनिल मिश्रा हूँ, 10 आदमी मैंने अपने घुसा दिए। मतलब ये तो इस तरह की कोई व्यवस्था जिसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक में होता है कि एक इतनी बड़ी संस्था बन रही है, जिसमें आप मैन पावर हायर कर रहे हैं और अपने लोगों को घुसा रहे हैं बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी क्रॉस चेक के, बिना कोई एसओपी के। आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि अगर आप इन 40 लोगों को देखें जिनका कि बड़ा ही अंतरंग संबंध रहा है इस मंदिर के साथ, उसमें सब लोगों की भर्ती इसी प्रकार हुई है और इसीलिए चंपत राय जी का जो ड्राइवर है वो कुछ लेके चंपत हो गया। एक ड्राइवर मंदिर में घुस के और डोनेशन का माल उठाकर ले जाए, ये इसलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये इतना संदेह से भरा है, हास्यास्पद है, दुखद है कि, और सही बात है, ट्रस्ट की जो संरचना हुई, जैसा कि शुक्ला जी ने बिल्कुल सही किया, कैसे लोग हैं उसमें आप मुझे बताइए। राम मंदिर ट्रस्ट जो एक राष्ट्रीय धर्म का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, उसमें कैसे लोग आपने रखे हैं? आईएएस अफसर। तो ये क्या, ये कलेक्टर एसपी का काम है मंदिर चलाना? आप मुझे बताइए। उसमें जितने ही देश के प्रख्यात जो लोग हैं, डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट हैं, उनको रहना चाहिए। ट्रस्ट में एक मैनेजमेंट जो करता है उसका एक अलग रोल रहता है। ट्रस्ट की मीटिंग होती है हर 1 महीने में, जिसको कि रिव्यू किया जाता है उसमें सारी चीजें। तो एक छोटी सी चीज हायर करना तो एक बहुत बड़ी चीज है। और आपने ठीक कहा, एक प्राइवेट कंपनी में भी अगर हम हायर करते हैं तो हम उसका 10 साइटेशन देखते हैं कि भाई आपने कहाँ काम किया था, 3 साल किधर किया था, किस लिए किया था। तो राम मंदिर में अगर आप किसी ड्राइवर को भी रखेंगे, किसी काउंटर को भी रखेंगे, किसी रिसेप्शनिस्ट को भी रखेंगे, तो आप देख सुन के करेंगे। लेकिन उसमें साफ है, जाहिर है कि कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, कोई एसओपी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये 2-3 चीजें मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि जब ट्रस्ट की मीटिंग्स हो रही है तो कुछ ऑडिट में नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, किसी ने कुछ नहीं कहा। और शुक्ला जी ने भी इस बात को कहा है, जमीनें खरीद गई, 3 करोड़ की जमीन, आप अभी रिपोर्ट आ रही है 12 करोड़ में खरीदी। तो क्या किसी को कोई कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है? कितना पैसा उसमें वाइट में था, कैश में था, बैंक में था, कलेक्शंस की बात है। वो जो आभूषण लोगों ने कहे कि दिए जा, सबसे बड़ी चीज हमारे देवी देवताओं के लिए तो आभूषण होते हैं ना। और हम जब पूजा करते हैं, जिस दिन एक सिग्निफिकेंट त्योहार रहता है, आभूषण ये उनको पहनाते हैं, सब आभूषण गायब हो गए। और हमें किसी, अभी भी अगर आप देखिए तो किसी चीज का कोई भी अनुमान तो है नहीं। क्या अनुमान अभी तक आपको ऑफिशियल तौर से बताया गया है पूछकर कि भाई कितने की चोरी हुई है? ये भी नहीं मालूम है हमें। और ये मुझे ये बताइए कि इतने लोगों में से, इसमें से सब जुडिशियल कस्टडी में चले गए, कितने लोगों की अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा ली गई? देखिए, तरीका ये रहता है, जब इतनी बड़ी चोरी रहती है तो हम उनको अरेस्ट करते हैं, उनके निशानदेही पे फिर हम सीजर करते हैं और इसलिए हम उनको पुलिस अभिरक्षा में लेते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं, में सबूत इकट्ठा करते हैं। इसलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता है।
जो कि फाइनेंशियल जिसको देखें, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट को देखें, जो कि इतने सारे कथन हैं, उसका क्रॉस करें, वेरिफिकेशन देखें। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं एक थाना ये पूरी इंक्वायरी कर लेगा? ये तो संभव नहीं है। और इसमें तो इसलिए पुलिस ये कस्टडी नहीं मांगी गई, पुलिस कस्टडी नहीं हुई, सीधे जुडिशियल कस्टडी हो गई। एग्जैक्टली जुडिशियल कस्टडी हो गई। तो इसलिए, और अगर वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रहती तो अभी तक ये पता लग गया था कि उनकी भर्ती किस प्रकार हुई है, किसने किसको भर्ती किया है, क्या उसका बैकग्राउंड था, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड क्या थे। ये सारी चीजें, ये विवेचना का मतलब एक बहुत ही, जिसको हम कहते हैं, एक डेडिकेटेड तरीके से सिंगुलर फोकस के साथ सारी चीजों को एक साथ देखते हैं। और इसलिए वो टाइम लिमिट की बात बड़ी जरूरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, इतना टाइम तो आपने खो दिया। 5 जून की का वाकया था जब पता लगा, केस रजिस्टर नहीं हुआ। केस रजिस्टर कब हुआ? शायद 25 जून को हुआ, शायद मेरे ख्याल से 21 दिन का लॉस हो चुका था। उसमें एक दिन, उसमें 5 जून के आसपास ही किसी के यहाँ रेड भी हो गया, अविनाश शुक्ला है किसी के यहाँ, पैसे भी ले लिए गए और पैसे लेके रख दिए गए वहां पे। उसका क्या औचित्य है मुझे बताइए? जब आपके पास कोई ऑथराइजेशन ही नहीं रहे, तो ये तो घर की बात है, आप किसी के यहाँ गए, पैसा उठा के रख दिए, उसका ऑफिशियल, उसका लीगल स्टैंडिंग क्या है? बाद में उसे अक्यूज बनाया गया। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा वकील अटैच करना चाहिए था, ताकि वो आपको बताए कि कैसे सबूत इकट्ठा किया जाए, किस व्यक्ति से की अभिरक्षा मांगी जाए, किस लाइन में इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए और किस तरह के हमें सबूत चाहिए। उसमें वो तो हमने सरकार किया। के सारे लोग हैं, इतने महारथी आईएएस ऑफिसर हैं, उनको ये सब तो सब पता ही है। वहां पे पता उनको ये करना था कि कैसे बचाना है और कैसे उस पे कारपेट डालना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि एसआईटी का तो कोई महत्व ही नहीं था। एसआईटी का मतलब क्या है? एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसका मतलब कि अपराध ऐसा संगीन है या ऐसा महत्वपूर्ण है जिसके लिए एक विशेष दल लगाया गया है, वो थी एसआईटी। लेकिन उसको एसआईटी बना के उसमें आपने 2 आईएएस अफसर रख दिए और 1 आईपीएस अफसर रख दिया। इन तीनों से कोई विवेचना थोड़ी करते हैं। तो आप उसको ये भी नहीं आपने माना कि भाई ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का क्या जरूरत थी, क्या महत्व था? एक थानेदार आपको 2 घंटे में बता देता कि ये चोरी का मामला है, 2 लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, हमें तत्काल एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए और आपको एक स्पेशल टीम लगा देनी चाहिए थी। अगर आप ये करते 6 जून को, और अगर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होती, तो अभी तक मैं समझता हूं बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो जाते और आपकी जो विवेचना है एक सही दिशा की ओर जाती। अब ऑलरेडी लेट हो गया है और ये सब बातें करके कि अब ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है, ट्रस्ट में कौन इस्तीफा दिया, ये डाइवर्जन का तरीका है, क्योंकि विवेचना आपकी आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन इससे अगर पॉलिटिकली देखा जाए भी आजाद साहब कि इससे नुकसान तो इतना लंबा ड्रैग होने से जितने महीने ये चलेगा आरएसएस बीजेपी उनका ही होगा, क्योंकि आप एक बार जब आस्था के ऊपर लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, उसको फिर से वापस लाना बड़ा मुश्किल है। अब कल की तारीख में अगर ट्रस्ट के लोग ये कह भी दें कि जो सोना चांदी दिया गया था, फलाना आईएएस ऑफिसर ने सोना दिया था, वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लगेगा ये साले झूठ बोल रहे हैं। ये जिस तरह की चोरी हुई है उसमें कोई भी व्यक्ति उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि ये ड्रैग करना सरकार के लिए, वीएचपी के लिए, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा है? लेकिन उपाय क्या है? विश्वसनीयता तो खत्म हो गई, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूँ सीएम जो यूपी हैं चिंतित थे और उन्होंने कहा था इस बात को कि भाई हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और वाकई ये लगता है कि मामला उनके हाथ में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्हें एक शॉक लगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सीएम चाहेगा कि राम मंदिर से चोरी हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी, मैं नहीं समझता इवन प्रधानमंत्री भी चाहते होंगे या ऐसे ही करेंगे। कौन चाहेगा कि ऐसी चोरी हो? लेकिन आप अगर व्यवस्था इस तरह की लगाएं जिससे कि कुछ पार्टी वालों को फायदा हो, कुछ सरकारी लोगों को ये फायदा हो। ये क्या था काम ट्रस्ट का कि बड़े बड़े लोगों को जाके दर्शन कराना।
आपने देखा कितने ज्यादा पब्लिसिटी होती थी सिर्फ इस बात पर कि कितने लाख लोग रोज जा रहे हैं, और अंदर से लोग बता रहे हैं कि भाई उतने लोग तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बसों में भर भर के जा रहे हैं, भर भरा के भेजे जा रहे हैं। अब खैर वो वाकया जो भी हो वो एक अलग है। और सारी जो चीजें हैं राम मंदिर के बारे में, क्या ये तो सही, ये एक मौका था जबकि ये सारी जांच खुल के आ जाती कि भाई जमीन के बारे में क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर 40% जो उसमें गया उसका क्या हुआ, ये जो कॉरिडोर्स बना उसमें कहते हैं क्या क्या अपराध हुए, और हुए जब कहते हैं बाहर के लोगों को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये सब किया गया। तो ये एक मौका था जब हम बिल्कुल एक विशेष दल का गठन करते सेंटर से। मैं तो ये कहता हूं बल्कि अगर हमारी आस्था है भगवान में तो सीएम यूपी को ये कहना चाहिए था कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट हमारे स्टेट का है और निष्पक्ष जांच के लिए हम बाहर किसी स्टेट की पुलिस को लाएंगे और ये करेंगे और सब कुछ मिलेगा। और मैं ये बताता, इससे ज्यादा फायदा होता, जो आप बात कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होता, आरएसएस को ज्यादा फायदा होता कि एक निष्पक्ष जांच हो रही है। अब ये जितना खिंचता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई अभी हमें ऐसी निर्णायक दिशा नहीं मिल रही है जिस ओर ये विवेचना जा रही है, इसके बारे में कोई औपचारिक बयान भी नहीं दिया गया है। और ये ट्रस्ट के लोग जो भी कहें उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट के लोग हैं। और ट्रस्ट का अब लोगों को ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि किस लोगों ने कहा ट्रस्ट के बिल्कुल उसके इम्यूनिटी को लेके कि भाई ट्रस्ट का लोगों का नाम तभी आएगा जबकि खाता उनके नाम से कुछ पैसे या कुछ धन अर्जन नहीं किया गया। उसका क्या मतलब है? ट्रस्ट का मतलब क्या है? अमानत। अमानत में ये पूरे मंदिर का मैनेजमेंट ट्रस्ट को दिया गया था। तो अगर ट्रस्ट की जिम्मेवारी नहीं है, अगर अकर्मण्य तो साबित हुए ही है, तो इसलिए उन्हें तत्काल भंग तो कर ही देना चाहिए। क्योंकि एक बात और है, अंत में कहना चाहूंगा, जब तक वो हैं ट्रस्ट में तब तक तो विवेचना को जरूर वो प्रभावित कर सकते। बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की या ट्रस्ट की या वीएचपी की, आरएसएस की ये जो स्ट्रैटेजी में, क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक लोग अभी भी नहीं समझ पाए? कि एक तो ठीक है कि एक प्रक्रिया होती है कि जब जांच चल रही है, जो कई बार ऐसा होता है कि जांच चल रहा है, तो जांच जब पूरी हो जाएगी तभी आप फैसला लेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन वैसे केसेस में पब्लिक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जताने के लिए जब आपको प्रिमा फेसी ये दिख रहा है कि ऐसी स्थिति है, इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं या इनके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और इतिहास में तो ऐसे-ऐसे केसेस भी हुए हैं कि रेल दुर्घटना पे बड़े-बड़े लोगों ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों और अलग-अलग नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दिया है। तो वैसी स्थिति में अगर ये लोग पहले इस्तीफ़ा दे देते ट्रस्ट से, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाता, नए ट्रस्ट की स्थापना हो जाती और 10-20 लोग को अगर नाप दिया जाता, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो कड़ाई से सरकार की तरफ से, यूपी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जो भी लोग हैं उनको हटा दिया जाता, उनकी नपाई होती, उनके इस्तीफे लिए जाते, तो एक पब्लिक ट्रस्ट वापस आता। लगता कि नहीं, सरकार बहुत संवेदनशील है, वो जो भी भ्रष्ट इसमें हैं उनको छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब तो स्थिति वो लग नहीं रही है। अब तो स्थिति वो लग रही है कि ये ठीक है, बहुत ढुलमुल तरीके से स्थिति चल रही है, जांच चल रही है, इसमें सबके मंसूबे बहुत साफ दिख रहे हैं। तो सरकार ने वैसा क्यों नहीं किया? किस जमाने की बात कर रहे हैं आप निमेश जी? यह नैतिकता इस सरकार में कब आपको दिखी है? नहीं, लेकिन ये केस स्मृति ईरानी या बाकी वैसे केसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। राम मंदिर एक बिल्कुल ऐसा है। उनके लिए मुद्दा है कि जिसमें कि आप इतने बड़े संघर्ष के बाद पूरे हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला है उसकी नींव टिकी हुई है। नहीं, नहीं, बट सही बात अब कहना सही है, लेकिन ये मान के चलते हैं ना ये कि हिंदू मतावलंबियों के बीच में जो भी विमर्श होगा उसमें इन्होंने ये जो कहेंगे वही वही मान्य होगा। इसीलिए अगर यह इस इतनी बड़ी घटना के बाद एक व्यक्ति भी ये कह सकता है क्या कि हिंदुओं का दान था, हिंदुओं ने खा लिया, असर क्या पड़ता है? लोगों ने कहा कि नहीं कहा? किसने ये नैतिकता? अब आरोप लगने से इस्तीफा देने की बात कभी सरकार ने स्वीकार किया क्या?
अधिकृत रूप से इनकार किया कि आरोप लगाने से इस्तीफा नहीं होगा। राजनाथ सिंह जी का बयान याद कर लीजिए आप, कि आरोप लगाने से सरकार में इस्तीफा नहीं होते, क्यों इस्तीफा हो जाएगा। और दूसरी चीज कि अगर आज चंपत राय का इस्तीफा हो जाए, अनिल राय का, अनिल मिश्रा जी का को बाहर कर दिया गया होता ट्रस्ट से, तो ये होने देंगे। दरअसल इन दोनों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो महान गौरवगान है उसको प्रभावित करता है, जिसको किसी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। आपने कहा कि जो लोग पकड़े गए उनके बारे में पता नहीं किया गया, किसके बारे में पता नहीं किया गया? एक एक व्यक्ति के बारे में ट्रस्ट के लोगों को जानकारी है। एक एक व्यक्ति, ये जो रमाशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अनन्या मिश्रा, ये क्या अचानक लोग चले आए, सड़क से उठा के चले आए? ये सब ट्रस्ट के लोग के सब, और एक ही परिवार के लोग हैं, एक पिता है, एक पुत्र है, एक बहनोई है। टुन्नी यादव अचानक आप सड़क से बुला लिए कि भाई आओ हमारे यहाँ काम है, नौकरी करो तुम। चंपत राय के जमाने से ऐसा उनका सहयोगी रहा है। कोई भी ऐसा, करुणेश पांडे का कोई अचानक चले आए वहां? सबके बारे में सबको जानकारी है, और सबको इस बात की भी जानकारी है कि कौन क्या कर रहा था। ये बाहर के लोगों को पता है कि चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है, आपको नहीं पता है। आज जिस समय ये जो दान की चांदी की सिल्लियां थी या ईंटें थी, उनको कहीं अन्यत्र रखा गया या उनको कहीं भी हटा दिया गया, तो क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं थी? आपने जब वो काग भुसुंडी की प्रतिमा को, चांदी की प्रतिमा को कहीं ले जाकर रख दिया या नहीं रखा या जो कुछ भी किया, तो आपको पता नहीं कि कहाँ गया, वो उड़ के चला जाएगा काग भुसुंडी। ये जो लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि कई किलो का उनका स्वर्णजीत रामायण है, रामचरितमानस, वो कहाँ चला गया इसकी किसी जानकारी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि नहीं सब जगह सब रखे हुए। अरे कहाँ रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? इन लोगों ने क्या ये सामान इसलिए दिया था कि आप उसको कहीं ले जाकर रख दीजिए? इन्होंने सामान ये चीजें मंदिर में रखने के लिए दी थी। कितना बड़ा आपका मंदिर है, कहीं आप मंदिर में रखेंगे, लोग आएंगे देखेंगे, या जो भी होगा उसका, या मंदिर के उपयोग के लिए उन्होंने दिया था, किसी अन्य जगह रखने के लिए नहीं दिया था। अब वो नई नई बातें बताई जा रही है भी कि नहीं है, पता नहीं क्या 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 उसकी स्थिति है। तो आप बिल्कुल ये मत नहीं कर सकते हैं कि जो लोग रखे गए उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सब लोग इस संगठन से जुड़े हुए या इस संगठन के महानतम व्यक्तियों से जुड़े हुए। सरकार इस बिना पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी या नहीं करने के लिए तैयार है कि वह किसी भी कीमत पर संघ और विश्व हिंदू परिषद के का जो आभा मंडल है उसको प्रभावित नहीं होने देना चाहती, किसी कीमत पर नहीं होने देगी। अगर उसके आभा मंडल पर प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी किसी दशा में स्वीकार ही नहीं कर सकती। हर चीज के अपने इनके नियम है, नैतिकता की इनकी अपनी परिभाषा है। आप आलोक कुमार जी का इंटरव्यू सुन लीजिए, वो किस तरह की भाषा, किस तरह से इस पूरे मामले की व्याख्या कर रहे हैं। चंपत राय जी का नाम लेने के लिए भी वो तैयार है क्या? कोई कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है क्या? कोई किसी आपराधिक गतिविधि में उनके शामिल होने की बात स्वीकार कर रहे हैं क्या? वो सवाल है कि मैं मान लेता हूं कि इन्होंने चोरी नहीं की होगी, लेकिन अगर उस पैसे में चोरी हुई, घपला हुआ, उस पैसे का में हेरफेर की गई, तो क्या जो लोग उस पैसे की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? तब तो इस आधार पर तो कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि फिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे क्यों होते हैं? वो तो कहीं नहीं शामिल होते, न रोकने में न करने में, लेकिन सुपरविजन उनकी एक जिम्मेदारी है, वो उसमें आप असफल पाए जाते हैं। फिर तो किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। वो दंगा कराने जाता है क्या? वो भ्रष्टाचार करने के लिए जाता है? यही काम था चंपत राय का। चंपत राय का काम ये थोड़ा था कि पैसे की गिनती करना और कौन सा सफाई हुआ कि नहीं या झाड़ू पोछा लगा कि नहीं, उनकी जो व्यवस्था थी कि संचालन का जो काम है उसकी निगरानी करना, जिसमें कि वो असफल रहे। नहीं, वो सुपरविजन की उनको प्रति और जितने भी महासचिव किस बात के लिए थे आप? और तथ्यता क्या है कि जो कुछ भी मंदिर में हो रहा था सब चंपत राय की जानकारी में है। चंपत राय से इतर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था वहां। अगर ये बात कही जा रही है कि चंपत राय के भतीजे ने जमीनों के खरीद फरोख्त में मध्यस्थता की और खुद जमीन खरीदी, अब इसके लिए किसको आपको बुलाना पड़ेगा?
और बताने के साथ मैंने एसआईटी बनाई है। अरे एसआईटी क्या, आपके मैं इसरो से जांच करवा रहा हूं, वहां तो और बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। जिसको जो काम करना चाहिए वो करे ना, यह काम पुलिस का है, ये एक जिम्मेदार अधिकारियों का। एसआईटी भी अगर आपने बनाया, जो भी एसआईटी पहले बनी भी है माने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, तो उसके विशेषज्ञ रहे हैं उसमें कि जांच करनी है अपराध से जुड़े हुए मामले की। एसआईटी में शामिल कर दिए जाते हैं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को। ये कौन सी जांच है? ये आप जांच करना चाहते हैं कि लिपापोती करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जो वातावरण बनाया गया वो कहीं से भी ये नहीं लगा कि जिम्मेदार लोगों को आप कहीं से भी दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ये लगा कि आप लिपापोती करना चाहते हैं। लिपापोती आप इसलिए करना चाहते हैं कि जो आपकी पितृ संस्थाएं हैं या जिन संस्थाओं के पदाधिकारियों को आपने ट्रस्ट में शामिल किया, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, और यह धब्बा लोगों की आस्था को प्रभावित करता है। जिस आस्था के नाम पर आपने राजनीतिक ताकत पाई, उसी आस्था पे प्रहार के नाम पर आपके हाथ से राजनीतिक ताकत जा सकती है। बिल्कुल। जी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। यशोवर्धन जी आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बड़े सवाल हैं कि राम की आस्था के ऊपर, राम के अनुयायियों की जो आस्था है वो जो टूटी है, उसको किस तरह से ट्रस्ट वापस लाएगा? क्या जो राम की मर्यादा थी उस मर्यादा का ट्रस्ट में भी पालन होगा? नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, नई पारदर्शिता के साथ, नई व्यवस्था के साथ, और जो लूट में शामिल लोग थे उनको किस तरह से दंडित किया जाता है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ राम ट्रस्ट का नहीं है, अयोध्या का नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए करोड़ों अनुयायियों का है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली न्यूज़ के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.